और श्री गुरुदेव का ध्यान करते हुए परमपिता परमेश्वर तथा परम श्रद्धेय स्वामी जी का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, दिव्य वाणी ओम का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ते हैं लंबे गहरे श्वास के साथ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। इस प्रातः काल में भोर में स्वामी जी का ध्यान करते हुए तथा परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए अपनी योगमय स्थिति को संवारते हुए इस काया को, इस साधन को निखारते हुए हम कुछ योगिक प्रैक्टिसेस करने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ में आप सभी लोग प्रयास करते हैं। चलिए, तो क्रियाओं को करने के लिए हम पहले प्रभु के नाम के बाद में थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में ब्लड का संचरण बढ़ जाए, ब्लड का फ्लो बढ़ जाए और बाकी की आगे की क्रियाओं के लिए आसानी हो जाए। तो खड़े हो जाते हैं अपने अपने स्थान पर। बहुत ज्यादा मुझे लगता है ठीक ही होगा, मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट, राइट, यस। तो वार्म अप वैसे तो सभी जानते हैं, फिर भी हम हल्का फुल्का कर लेते हैं। तो मैं जो करता हूँ अपने स्टाइल में कुछ, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं टेक्निकली थोड़ा ज्यादा जाऊंगा, जिससे कि हमें कम अभ्यास से भी पूरा लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, ये जो पैर हैं, वैसे तो सभी अपने स्टाइल से कर लेते हैं, हिल लेते हैं, डुल लेते हैं,
लेकिन मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा आपको। ये जो हमारा पैर है, पैर ये पंजा पंजा नीचे दबा रहे और बाकी एरिया ऐसे उठ जाए, ऐसे ऊपर, जितनी जिसकी उठ सके उस तरह से, इस तरह। और इसमें हमें मटकना नहीं है, ये है ना, उछलना भी नहीं है ये, ठीक है। तो करना क्या है, इसमें केवल ये उठना चाहिए इस तरह। हाथ हमारे यहाँ रह सकते हैं, नीचे भी रह सकते हैं, वो जैसे चाहे कर ले, इस तरह कर ले और अच्छा रहता है, हाथों को स्टेबिलिटी मिल जाती है। साथ साथ श्वासों का आवागमन हमें पूरा रखना चाहिए। एक बात और मैं समझाना चाहता हूं, जो अक्सर हम गलतियां करते हैं। देखिए क्लास रोज चलती है, सब जानते भी है क्या करना है, स्टेप भी सबको मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा एक्यूरेट करना चाहूंगा आज। पैर अक्सर हमारे ऐसे रहते हैं, चले दिख रहे होंगे आपको। तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, पैर हमारे यहाँ पैरेलल रहे, सीधे सामने को, सामने को। हालांकि मुश्किल लगती है, क्योंकि जब हम सीधा रखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है अरे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आदत तो ऐसे पड़ चुकी है। तो ये बहुत बड़ा इनबैलेंसिंग का कारण भी है, और ये हमारी हड्डी जुड़ने का भी कारण बन जाता है। मैं भी पहले ऐसे ही रखता था नॉर्मली जैसे थे, लेकिन मैंने गुरुदेव को देखा और कई योगियों को देखा और कई मैंने सेमिनार अटेंड किए, तब मुझे मालूम चला कि हमें पैरों की स्थिति सीधी रखनी चाहिए, इससे हमारे बहुत सारे पैरों के रोग निकल जाते हैं, ठीक है। तो पैर सीधे रखने चाहिए। दूसरी बात, खड़े होने में हमें ना हमें जोड़ के खड़े होना है, ना हमें बहुत ज्यादा भी वाइड करना है, ये हमें नॉर्मल रहना चाहिए। तो देखिए 4 इंच के करीब का ये गैप बनता है, 4 इंच। तब हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं, श्वासों के साथ कर रहे हैं। ऐसे हम अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जैसे जिसकी क्षमता हो उतनी। तो ये मैंने आपको स्टेप बताया कि 4 इंच का ये गैप रहना चाहिए, पैर सीधे रहने चाहिए, आगे से पंजे खुले ना हो, हमें ऐसे रहना चाहिए। तो बहुत सारे रोग हमारे समाप्त होते हैं, घुटनों के दर्दों में, जोड़ों में लाभ मिलता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वार्मिंग भी हो जाएगा साथ साथ। ये हम कर रहे हैं, अब इसमें मैं थोड़ा टेक्निकल सिखा दूं। ये जो हम करते हैं इस तरह से, देखो ये यहाँ से इस जगह से, अब देखिए कोहनी जो है यहीं पर रहती है और ये बाकी ऐसे उठ के ऐसे जाता है, ऐसे ये चलता है, ये इस तरह। कोशिश करें कि एड़ी हमारी पीछे लगे, ऐसे सांस हमारी हर प्रक्रिया में चलती रहनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा, एक होगा ढीला मिल है, ऐसे में से जैसे मर्जी कर लिया, लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं तो इसका ज्यादा फायदा मिलता है। आगे हम चलते हैं तो ये सीधा है, पैरों की प्रक्रिया वही है, ऐसे थोड़ा। अब इसमें क्या करना, ये हाथों को नाक नीचे ले जाकर, अक्सर मैंने देखा ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे। तो कबड्डी नहीं खेलनी भाई, क्या करना, घुटने को हाथ तक लाना, ये ऐसे रहते हैं। इस तरह से अब देखो मेरे जो पैर हैं ऐसे खुले नहीं है, इसमें ऐसे ही है, इसका बहुत लाभ मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं वो कर सकते हैं। चलो थोड़ी सी करते हैं, हाथ खोल लेते हैं, थोड़ा सामने देखा, सांस भरा ऊपर, अब उसमें दूसरा जो करेंगे, ये एक हाथ दूसरे पैर पे जाएगा अपोजिट वाले पर, जिसकी जितना झुकाव बन सके, और ऊपर हाथ को देख रहे थे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए बीच में, श्वास भरते हुए फिर ऐसे।
ठीक है, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और मैं करना चाहूंगा। ये जो हम ये करते हैं इस तरह से, तो इसमें गलतियां होती। बाजुओं के भीतर चेहरा आ जाए ऐसे, ऊपर का हिस्सा टर्न हो जाए, ये नहीं, ये पुट्ठे नहीं निकालने, ये नहीं करना, ये मुझे देखना क्या करना है। साइड से देख लेते हैं, इतना ऊपर का इसे बैंड करो यहां से, बाजुओं के भीतर गर्दन, फिर खोलना है तो स्मॉल करके ऐसे, देखो टर्न जितना मर्जी हो पीछे, जितना मर्जी टर्न हो जाए पीछे, लेकिन क्या है कि हमें ना ऊपर के हिस्से को कोशिश करनी है यहां से। ऐसा नहीं कि यहां से ऐसे नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा, ऊपर के हिस्से को चला, तो आपकी जो क्रियाएं होंगी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगी। थक जाओ बीच में तो थोड़ा सा संचालन कर लो हल्का फुल्का बिना रुके हुए। बहुत सारी क्रियाएं हम इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्लास लेने वाले हैं सभी, तो क्लासों में हर तरह के व्यक्ति आते हैं, डायबिटीज का भी होगा और बीपी का भी होगा, तो सब अपनी क्षमताएं अनुसार ही करते हैं। बार बार कहते रहना चाहिए कि आप क्षमताएं अनुसार करें, जिसकी जितनी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार क्रियाओं को करें। तो इस तरह से मूवमेंट एक बनता है कि इसमें हम चलते रहे, रुके नहीं। घुटनों के दर्द वालों के लिए एक सत्ताने की प्रक्रिया नहीं है, बैकवर्ड चलना घुटनों के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इस तरह से मैंने बहुतों को कराई और उसमें बहुत लाभ इसका मिलता है। केवल ऐसे चलना, कुछ नहीं कर, नॉर्मली। अब स्पेस पीछे है तो लंबा भी चल सकते हैं, घर के भीतर है तो जितना स्पेस है वो आगे पीछे चल लीजिए ऐसे। घुटनों से संबंधित ही इसमें और हम ऐड कर देते हैं। अब ये वार वॉक के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी चल रही है घुटनों से दर्द संबंधित, कटने के दर्द, एड़ी के दर्द, वेरिकोज वेन, इन सब में लाभ मिलता है। इसमें करना क्या है, तो मान लिया हाथ यहाँ रख लिए और ये ऐसे खड़े हो गए पंजों पर, और पंजों पर चल रहे हैं केवल, ये घुटने नहीं मोड़ रहे। ठीक है, तो आपके नॉर्मल है। अभी मैं केवल 2-4 बार करके बता रहा हूँ, ये कम से कम 20-20 बार एक एक चीज को करना चाहिए। एक तरह के एक्सरसाइज को 20 बार वो पूरी हो जाए, अदरवाइज 30 सेकंड से 1 मिनट तक करना चाहिए। इसी एक्सरसाइज में क्या करते हैं, वही खड़े होने का तरीका और श्वास भर के जिन्हें पैरों से संबंधित कोई भी शिकायत है, ज्यादातर घुटनों की शिकायतें रहती हैं, तो उस स्थिति में हम ये वाली एक्सरसाइज उन्हें करा सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत ही आसान है ये। ठीक है, देखो आप में से बहुत ज्यादा लोग ये जानते भी होंगे, लेकिन अगर हम ये देखें कि भाई सामने वाले को क्या कराना है, उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्योंकि अब फरवरी लगभग खत्म हो लिया है, मुझे लगता है मार्च से क्लासेस भी हम लोग प्रारंभ कर देंगे, जिनकी क्लासेस चलती थी।
वो मार्ग से प्रारंभ कर देंगे। कैसे प्रकाश जी, क्या इरादा है? मैं कह रहा हूँ कि ये मार्च से क्लासों का लाइव जो है फिजिकली अपीयरेंस के साथ में क्या इरादा है? मार्च से चालू कर रहे हैं नहीं? हाँ हाँ कर सकते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सर्दी भी खत्म हो रही है तो हम डायरेक्ट पार्कों की क्लास अपनी चालू कर सकते हैं। आज से फिजिकली क्लास भी होगा और साथ साथ ऑनलाइन भी कर लेंगे जो लोग दूर में हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है। तो मैं उसी के हिसाब से कह रहा था, ये जब हम करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? करते ही है सब लोग, ठीक है। इसमें सभी लोग नहीं कर पाते हैं। मैं थोड़ा डिजीज वाइज बताना चाह रहा था घुटनों से संबंधित, उनके लिए हल्की हल्की हमें एक्सरसाइज करानी चाहिए। तो छोटी छोटी एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने पंजों वाली की, ये हल्की हल्की है। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। कई लोग ऐसे आते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो उनके लिए दोनों एक्सरसाइज बेनिफिशियल है। फिर भी और ज्यादा परेशान है, उम्र ऐसी हो गई है कि वो कहते हैं जी हम क्या योग करें, हमसे तो चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता, घूमा नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से सोते हैं, नींद भी नहीं आती है। तो उन्हें बैठ करके प्राणायाम बताओ, बैठ के पैरों की एक्सरसाइज बताओ, हल्के फुल्के मूवमेंट बताओ जो बैठ के भी हो सकते हैं। एक और एक्सरसाइज मैं आपको खड़े वाली उनके लिए बता देता हूं। ये आपको थोड़ा सा कोना दिख रहा होगा बेड का, तो बेड के साथ में ऐसे हाथ रख लेंगे हम, ठीक है, इस तरह। और पैरों की हम 4 इंच से थोड़ा बढ़ा करके लगभग 1 फुट के करीब पैरों में गैप कर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए हल्का ये। अब देखना यह है कि बीमारी कितनी है घुटनों में। बिल्कुल मोल्ड नहीं हो रहे, फोल्ड नहीं हो रहे, तो धीरे धीरे हल्का हल्का ये कराएं इस तरह से, बहुत हल्की मूवमेंट। अब जो कर सकता है अपने अभ्यास को बढ़ाने के लिए या एक्सरसाइज देने के लिए, जैसे हम लोग हैं, हम तो पूरा कर सकते हैं ये। श्वास भरा ऊपर, श्वास छोड़ा नीचे। लेकिन जो रोगी हैं उनको अभ्यास धीरे धीरे बताएं, भैया ऐसे ऐसे अपने अभ्यास को बढ़ाओ। ये देखेंगे कि जितना ही हमारा अभ्यास बढ़ने लगेगा, हमारा वजन यहाँ है आगे, ये ना घुटनों पर डाले वजन को, इसका ध्यान रखना है। तो ये हम करेंगे ऐसे, वो खुद नोटिस कर पाएगा कि भाई जितना ज्यादा बैठने लगे उतना घुटना हमारा खुलने लगा। अभी मैं आपको घुटना खोलने की और प्रक्रिया बताता हूँ। ओके, चलिए मैं घुटना खोलने के लिए और आपको प्रक्रिया बता देता हूँ। वैसे आपका कोई सब्जेक्ट हो तो बता देना, कोई विशेष सब्जेक्ट पर चाहते हो? ऐसा तो नहीं है? कोई विशेष सब्जेक्ट पर चाहते हो कुछ? वरना मैं आज घुटने के बारे में बता रहा हूँ, वैसे ही आ गया दिमाग में। हाँ जी बताए। वो घुटने को ज्यादातर इस ग्रुप में जो है एजेड लोग है, तो जॉइंट पेन ज्यादा है, घुटने की पेन वगैरह ये सब चीजें है। तो जो लोग, योगा तो हमारा डेली होता है, लेकिन आप थोड़ा सा योगा की टेक्निक के बारे में बताएं, जैसे कि हम भी आपसे सीखें और लोगों को भी सिखाएं, लोग भी उसको फॉलो करें, वही चीज हम चाहते हैं। ठीक है ठीक है। अभी हम जोड़ों के दर्द में घुटना दर्द का थोड़ा ले रहे हैं, फिर और दर्दों के बारे में बात करेंगे, राइट। तो घुटने का जो मेन प्रॉब्लम है, खास करके बढ़ती हुई एज में, डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई अर्थराइटिस हो गया है। अब अर्थराइटिस तो 108 प्रकार का होता है, फिर उसे क्लासिफाई किया जाता है, भाई उस तरह का है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर किसी और तरह का है। किसी में कहते हैं लुब्रिकेशन खत्म हो गया, किसी में कहते हैं हड्डी खत्म हो गई, किसी में कहते हैं गैप खत्म हो गया है, हड्डियां घिसने लगी हैं। खैर बहरहाल ये योग है
एक साधे सभी सदे, चाहे किसी भी प्रकार का हो, योगिक प्रक्रियाओं में सब प्रकार के अर्थराइटिस फिर ठीक होते हैं। और उसके साथ साथ जो संबंधित जो जिनके कारण वो हुआ वो भी क्योर होता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अभी भी स्वामी जी ने कुछ दवाइयां लॉन्च की है स्पेशल इस घुटने दर्द के लिए। और जैसे हम विटामिन डी की दवाइयां लेते थे या कैल्शियम की गोलियां लेते थे एलोपैथिक वाली, उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। वो हमारी किडनी को खत्म कर रहे थे। अब ये हमारे शरीर में एब्सॉर्ब होने वाले जो एलिमेंट्स हैं, चाहे विटामिन डी की बात करें या कैल्शियम की बात करें, हालांकि प्राकृतिक स्रोत हमको जरूरी होता है विटामिन डी के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम प्राकृतिक डाइट लेते हैं, प्राकृतिक रूप से बनी हुई कोई औषधि लेते हैं, तो उसका शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ साथ हम छोटे छोटे एक्सरसाइज भी लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसे कैमरे को घुटने के पास कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, दिख रहा है? जी हाँ, दिख रहा है जी जी। देखिए, ये मैंने बहुत लोगों पे प्रयोग किया है और इसका सफल हमें तुरंत के तुरंत इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। जिनके घुटने बिल्कुल जाम हो गए, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो जैसे मैंने बताया पतंजलि की बहुत सारी चीज आ रही है। पीड़ांतक आ रहा है, पीड़ांतक जो है स्प्रे भी आ रहा है, पीड़ांतक जेल भी आ रहा है, और पीड़ांतक को कुछ और भी स्वामी जी ने अभी बता रहे थे, तो वो उन्होंने और भी निकाला है एडवांस लेवल का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ हम ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं करें। ये अंगूठा और ये घुटना, घुटने के दोनों तरफ ऐसे रख लेंगे। आप चाहे तो घुटने के नीचे कुछ और भी चीज लगा सकते हैं, कोई बोतल वगैरह भी लगा सकते हैं, कोई पानी की बोतल ले लें बेशक से, इससे छोटी भी चलेगी, भरी हुई हो तो और अच्छा है, गर्म पानी की हो तो और अच्छा है। ये ऐसे इसके नीचे रख ले, घुटने के लिए तकिया भी रख सकते हैं। तो करना क्या है, ये घुटने के दोनों तरफ हमें अंगूठे को रखना है और एक बार एक अंगूठे को दबाना है, ऐसे दूसरे को हल्का छोड़ देंगे। इस तरह से बस ये दबाते रहेंगे, इस तरह। और यह प्रक्रिया हमें चारों तरफ को करनी है, ऐसे इस तरह घुमा घुमा करके। आप जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक की एक्सरसाइज दे सकते हैं। ये इस बीच कोई पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या मुझसे स्लिप हो गया हो बताने में, कोई क्वेरी हो तो बीच में भी कर सकते हैं संबंधित क्रिया के संबंध में। साईराम सर, इसमें आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करना है? हाँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई हमने अभी इधर कर लिया तो ऐसे नहीं कर सकते। आप जैसे मर्जी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे मेन ये है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना चाहिए। अगर रैंडम भी करते हैं तो सेम असर रहेगा। ओके, ठीक है। तो इसी में मैं दूसरा और बता रहा हूं। एक तो ये हुआ अंगूठे से प्रेशर देना, लेकिन ऊपर नहीं देना है, साइड में देना है। ये भी ध्यान रखना है कि हमें कभी ऊपर से ना हिलाने लग जाए या ये पकड़ के ना हिलाने लग जाए, हमें इसी तरह से देना है बस। तो ये जाम जो कटोरी हो गई, जो नी कैप जाम हो गई थी, नी कैप फ्री होने लगेगा। और इन छोटी छोटी प्रक्रियाओं को भी कह रहे हैं हम नी कैप फ्री। दूसरा अभ्यास इसी में, ये 4 उंगली ऐसे ले लेंगे, 5 भी ले सकते हैं, 4 ज्यादा अच्छा काम करती हैं। इस तरह से अंगूठे सहित ऐसे, और 3 भी काम करती हैं ऐसे, इस तरह से। जिसकी जैसे चल जाए वैसे आप चला लें, 3 भी चला सकते हैं इस तरह से। तो ये ऐसे ये देखना है हमें सर्कुलर मोशन में। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेंगे, सेम थेरेपी मिलेगी। वहां ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है मकसद जो है। तो इसमें क्या करेंगे, सराउंडेड एरिया को इस तरह से, घुटने के सराउंडेड एरिया को ऐसे घुमावदार, ऐसे 2-3 बार, 5 बार भी एक जगह कर सकते हैं, वैसे 2-3 बार इनफ होता है। इस तरह घुमाएंगे। और ये क्रिया आपको 3 से 5 मिनट देनी चाहिए, बतानी चाहिए। अच्छी बात यह है कि हम इसे योग की तरह स्वयं कर सकते हैं, थेरेपिस्ट भी कर सकता है और स्वयं भी
कर सकते हैं जिसको परेशानी हो रही हो, इस तरह से। और ये पूरा करना है कुछ एरिया को, ये 4 उंगल इधर, 4 उंगल इधर, 4 उंगल इधर, इस एरिया को कवर अप करना है। इसी तरह से आप ये सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमाते हुए, नीचे को जाते हुए, ऊपर को आते हुए ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको वापस भी लाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लाएंगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें इस तरह से 2 एक्सरसाइज हो गई इसमें। तीसरा, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ये इसके ऊपर नहीं देंगे कोई भी एक्सरसाइज को हम। इस तरह से जैसे मैंने बताया, 4 उंगल नीचे, घुटने से नीचे की तरफ को लगभग घुटने को स्पर्श करते हुए, हथेलियां, बहुत प्रेशर नहीं देना है, एक मसाज टाइप देनी है हल्के दबाव के साथ, ऐसे नीचे की तरफ को, इस तरह ऐसे 10 से 20 बार इधर दे लिया, जैसे ऐसे 10 से 20 बार इधर दे लिया। ये कपड़ा मैंने उठा लिया है, कपड़े के साथ भी ये सब हो सकता है, इस तरह। चाहे तो यहां साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक पेन होता है तो मुश्किल होती है, तब उस एरिया को छोड़ देते हैं, बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह। और लास्ट में, या इसे शुरू में या लास्ट में, इस तरह से पूरी, इसमें ऊपर भी कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं। ये हल्का मसाज देना है, इस तरह। एक हाथ से, 2 हाथ से, कैसे भी इन्हें दे लो, रैंडमली इसे हम दे सकते हैं, इस तरह। 4 हो गई। 5वीं एक बहुत अच्छी मैं बोतल की एक्सरसाइज बता रहा हूं। ये इसे लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। ये बोतल थोड़ी मोटी है, वो जो छोटी वाली आती है ना, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसमें। ये शायद 1 लीटर की है वाली, तो आधा लीटर वाली ले लें। वो पतली होती है, थोड़ी नैरो होती है, लेकिन लें समांतर बोतल जो होती है। इसको ऐसे रखना है, हल्के हाथ से ऐसे पकड़ना है और हल्का हल्का दबाव ये देना है, ऐसे, इस तरह से। और जब ये दबाव दे तो श्वास भर ले, ऐसे। तो होगा क्या, यहां हमने बोतल लगा दी, आप टावल भी लगा सकते हैं, कुछ और भी लग सकता है। तो यहां पर क्या है, थोड़ा गैप बनेगा। कहते हैं ना, जिनका गैप खत्म हो गया तो उनको परेशानी होती है, या जॉइंट रगड़ खा रहे हैं उनको परेशानी होती है, तो जॉइंट यहां पर ओपन होने लगेंगे। और साथ में भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति इत्यादि करेंगे तो वहां कोशिकाएं भी जनरेट होने लगती हैं, इस तरह से। ऐसे, ठीक है। तो ये घुटने की मैंने छोटी छोटी एक्सरसाइज बताई, वैसे बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अब ये पंजे हैं, पंजे में हमारे सूक्ष्म अभ्यास है जो पहले से हम करते आ रहे हैं, वो तो हमें करने ही चाहिए। श्वासों का विशेष ध्यान उनमें रखना चाहिए जो भी हम करते हैं। बाहर की तरफ तो श्वास बाहर, भीतर की तरफ तो श्वास भीतर, ऐसी पंजों को दबाने वाली जो प्रक्रिया है वो भी हमें ऐसी करनी है। इधर उधर जो करने वाली एक्सरसाइजेज हैं वो हमें करनी चाहिए। अच्छा, एक एक्सरसाइज हम करते हैं ये वाली साइड वाली, ऐसे। तो इस वाली एक्सरसाइज को हम पैर खोल के करें तो ज्यादा अच्छी होती है। इसमें दोनों पैर, इसका अंगूठा उसकी छोटी उंगली नीचे लगती है, इस तरह। ये श्वास जितने लंबे गहरे लेते रहेंगे उतना अधिक फायदा होगा। ये घुमाने वाली भी। तो इसमें जो हमारे नीचे के सारे जॉइंट्स हैं उनको ब्लड की सप्लाई अच्छी मिलेगी और उन्हें फायदा मिलेगा। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर दे सकते हैं। एक्यूप्रेशर के लिए ये हाथ में बहुत अच्छे हमारे पूरे लगभग पूरे शरीर के इसमें पॉइंट होते हैं। फिर भी जो पूरे शरीर के दर्द हैं उनको खत्म करने के लिए, जॉइंट पेन को खत्म करने के लिए जो बहुत ज्यादा उपयोगी है, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ये एक मास्टर पॉइंट है, ये वाला है। ये मास्टर पॉइंट है। ये इस उंगली से और इस उंगली से जो एंगल बनता है यहाँ पर गड्ढा आकर के, ये इसको बड़ा लाभ मिलता है। इसमें हर प्रकार के दर्द में लाभ मिलता है। इसे हम शुरुआत में भी कर सकते हैं या और पॉइंट हम दबा रहे हैं उसके बाद भी इसे
किया जा सकता है। सभी प्रकार के दर्दों में ये हमारी नालियां बहुत अच्छी काम करती हैं। ये वाली, जैसे कमर में दर्द है, कमर में दर्द में बीच वाली अच्छी नाली काम करती है। ये पैरों में दर्द है तो ये हमारी ये वाली नालियां अच्छी काम करती हैं। ये पीछे, इसको हम सारियों को एक साथ इस तरह कर लेते हैं। कोई ऑयल लगा लें, कोई पेन किलर ऑयल है तो ज्यादा अच्छा है, वरना कोई भी ऑयल लगा के चल जा सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो केवल हम ऐसे हाथ से दबा सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये अंगूठा थक जाए तो फिर ऐसे ऐसे उंगलियों से कर लो। इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ कर सकते हैं इस तरह से। वैसे जब हम मसाज के रूप में करें तो अंदर की तरफ करें तो ज्यादा फायदा होता है। एक्यूप्रेशर की तरफ कर रहे हैं तो फिर हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। तीसरा, ये जो उंगली है और इसका ये वाला भाग है, इस भाग का ये ऊपर का एरिया या साइड का एरिया, जहां दर्द हो हमें वहां दबाना चाहिए। ये तो इसके लिए हम रिंग का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जिनके पास एक्यूप्रेशर रिंग होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी पेन वगैरह, पेंसिल वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। ये इस तरह से साइड में भी और ऊपर भी इस तरह। तो इससे देखते हैं हम इंस्टेंट लाभ हमें मिलने लगता है। जिन्हें घुटनों में दर्द होता है वो ये वाली साइड, ये दोनों, ये बीच वाली उंगलियों के और ये वाली नोड जो है, इसको विशेष रूप से ऐसे ऐसे मसल सकते हैं, इस तरह ऐसे ऐसे, या फिर रिंग से कर सकते हैं इस तरह। ये रिंग होती है मेरे पास, लेकिन मैं समझता हूँ जरूरी नहीं है दिखाना, वो पता ही है रिंग कैसी होती है, उससे कर सकते हैं। या फिर ऐसे ऐसे इन्हें कर सकते हैं। ये इन नोड्स को, इन नोड्स पर सीड थेरेपी के लिए सीड्स भी लगाए जा सकते हैं, मेथी दाना इत्यादि हम उस पे चिपका लेते हैं जिन्हें घुटनों में दर्द होता है उनके लिए। मेथी का पानी डायबिटीज से लेकर के शरीर के तमाम दर्दों में काम आता है, सारे जोड़ों में बहुत अच्छे से काम करता है। वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जॉइंट पेन के लिए, बहुत ही अच्छा रहता है। साथ साथ क्योंकि अब पतंजलि की कई सारी जॉइंट पेन के लिए दवाइयां आ गई हैं, तो हम घरेलू ना उपयोग करके उनको हम सीधा ले सकते हैं, या फिर घर पे भी हम कई सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। जिन्हें कब्ज इत्यादि नहीं रहती, पाइल्स इत्यादि ना हो, तो वो हल्दी, मेथी, सौंठ इसका चूर्ण ले सकता है। लगाने के लिए, तेल बनाने के लिए हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन और लहसुन, इनका हम तेल बना सकते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से बनेगा, उसमें कपूर भी डालना होता है, फिर कलौंजी भी डालनी होती है थोड़ी, है वो भी हम बना सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमें प्राणायाम जरूर करना है, ये तो करना है। और प्राणायाम के साथ साथ, तीनों प्राणायाम के साथ साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उसके अलावा इसकी जो मेन वजह है एसिडिक होना, उसको हमें खत्म करना है। 99% जिनको ये परेशानियां हैं वो एसिडिक बॉडी होती है, उन्हें एसिडिक बॉडी हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा आपका फेस दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक, हाँ जी, हाँ जी दिख गया, ठीक है जी, ओके। हाँ जी, आप ये सुन रहे हैं ना, तो आप कपालभाति करते रहें, नहीं तो फिर बोरियत सी महसूस होगी। आप कपालभाति करते रहेंगे, मैं थोड़ा बताता रह रहा हूँ। आंखें खुली रखें और कपालभाति करते रहें। रोकना नहीं कपालभाति, आप चलते रहें। ये मैं बता रहा था, एसिडिक बॉडी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड का ये जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर की ये जो नोड है, इसको मसल के देखें। फिर राइट हैंड की मसल के देखें, ठीक है। और खुद से ना हो रहा हो तो किसी से करवा के देखें, क्योंकि आप हो सकता है प्रेशर कम ज्यादा लगाएं, लेफ्ट हैंड का कम लगता है, राइट हैंड का ज्यादा लगता है प्रेशर, तो उसका ही फर्क पड़ सकता है। अगर लेफ्ट हैंड में दर्द ज्यादा है तो एसिडिक नेचर बना हुआ है,
एसिड बढ़ा हुआ है। एसिड बढ़ने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि यदि आपको खट्टी डकारें आ रही हो तब हमें पता चले कि भाई एसिड बढ़ा हुआ है। एसिड हमारा नॉर्मली शरीर में बढ़ जाता है, हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, ब्लड एसिडिक हो जाता है दरअसल। उसमें हमें ये नहीं होता कि भाई हमारा उबकाई आ रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, वो वैसे बढ़ा रहता है, हमें मालूम नहीं चलता है। लेकिन बीमारियां उसके कारण अनेक अनेक हो जाती हैं। तो इससे पता चल जाता है, साथ साथ पीछे से पता चलता है, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, वो आपको नहीं मालूम चलेगा। खैर बहरहाल हम सभी एसिडिक ज्यादा है क्योंकि चाय का सेवन बहुत करते हैं। तो एक तो चाय चेंज करें। जो बिल्कुल बहुत ज्यादा आदत से मजबूर है, कपालभाति करते रहना। अच्छा, कितने लोग हैं बता पाएगा कोई कि भाई जो चाय पीते हैं, ईमानदारी से बताना। लेकिन मैं चाय पीता हूँ लेकिन लाल रेड टी पीता हूँ। नहीं, आप तो पीते हैं, और भी लोग जुड़े हुए ना। मैं पूछता हूँ सभी लोग बताएं आपने अपने व्यू, जो अगर पॉइंट किसी को देना है। देखिए सेशन में बताना तो सभी लोग। पंडित जी चाय तो पीते हैं सर, चाय पीते हैं। जी जी जी, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग चाय पीते ही हैं, और बहुत से हमारे योग शिक्षक हैं वो भी पीते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाह रहा हूं, अच्छा होगा कि छोड़ दें। चलो आदत बनी हुई है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है, तबीयत खराब सी होने लगती है नहीं पीते हैं तो, क्योंकि बचपन से पी रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए मैं थोड़ा सजेस्ट करना चाहूंगा कि चाय की पत्ती में अपना दालचीनी, और दालचीनी के साथ में अर्जुन की छाल, दालचीनी और अर्जुन की छाल, उसे जरूर डाल लें। डालने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये दो चीज जरूर डाल लें। अब गर्मियां आ गई हैं तो छोटी इलायची भी अच्छी रहेगी। बाकी बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, ये भी डाल लो, वो भी डाल लो, वो भी डाल लो, ये 2-3 चीज बस, इसको डाल लें। आपका चाय का टेस्ट अच्छा हो जाएगा, और साथ साथ जो उसके दुष्परिणाम है वो कम होंगे। आप इसको आजमा कर देखना, आपका दिल नहीं करेगा कि मैं अकेली चाय पीऊंगा, ये वाली दूसरी वाली जो रेगुलर टी है। ठीक है, आप चाय को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 50 ग्राम 100 ग्राम जो चाय की पत्ती होती है, उसमें आप ये उतनी ही तीनों चीज मिला करके आप डाल सकते हैं। अगर 3-4 चीजें हम डालते हैं तो उसमें हम लगभग उतनी ही 100 ग्राम में आप 25 ग्राम करीब ये आप एक चीज को डाल लें। यानी 3 चीज मैंने बताई तो 75 ग्राम होगी, लगभग उतनी हो जाती है। ठीक है, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है पूरा। खैर, अब चलते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि जॉइंट पेन की बात करी गई थी। ऊपर के हिस्से के ये हाथों के जॉइंट पेन के लिए वो सारी एक्सरसाइज ये आपको मालूम ही है। इस तरह ये वाली सारी मालूम है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। वही एक्यूप्रेशर है, वही सब कुछ है, वो सबसे इसमें लाभ मिलता है, और वही खान पान है। हाँ, एक चीज और है कि खट्टे का त्याग करना जरूरी है, खट्टा नहीं लेना। जिनको जॉइंट पेन रहते हैं, जिन्हें स्वेलिंग रहती है, उन्हें खट्टा नहीं लेना है। एक और बात और बताना चाहूंगा कि लीवर और किडनी दोनों को स्वस्थ रखना अनिवार्य है। अगर समस्या से छुटकारा पाना है तो लीवर और किडनी की सफाई के लिए देखिए, वृक्क दोष सर्कवात आता है, 20-30 रुपए का होगा, इससे ज्यादा का नहीं है। अब पता नहीं वैसे एक्चुअल रेट मैक्सिमम 40 का होगा। वृक्क दोष सर्कवात पतंजलि का आता है। ठीक है, लीवर के लिए जो है सर्वकल्पात आता है, मरे हुए लीवर को भी वो ठीक कर देता है। क्लासों में कपालभाति चलती रहे, और जो कपालभाति वैसे थकने वाली प्रक्रिया नहीं है, रेगुलरली चलती रह सकती है। सर्वकल्पात
में वो जड़ी बूटियां हैं जो मरे हुए लीवर को भी जिंदा करने की क्षमता रखती हैं। उसमें आपने नाम सुना होगा भूमि आंवला, स्वामी जी बहुत बताते हैं इसके बारे में। मेरा स्वयं का भी अनुभव है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूं। मेरे एक दोस्त है जानने वाले, वो LNJP हॉस्पिटल में है। तो वहां पर डॉक्टरों ने एक पेशेंट को जवाब दे दिया था, उसका जॉइंटिस बिगड़ गया था, जिसे कहते हैं पीलिया बिगड़ जाना। होता क्या, वो हेपेटाइटिस ABC में कुछ हो जाता है और वो क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है। डॉक्टर साथ खड़ा कर देते हैं, भैया हमारे बस का नहीं है, इसे ले जाओ, इसकी सेवा करो, चंद दिन का मेहमान है ये। तो ऐसे ही एक पेशेंट था, तो उनको मैंने काफी समय पहले कभी बताया था। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में वो मिल गए पार्क में, वो कुछ उखाड़ रहे थे। मैं उनके पास गया, अरे भाई क्या कर रहे हो, दिखाई दिए। मैं कुछ नहीं, क्योंकि दोस्त थे पहले से जानते थे। पहले राजकुमार यार, मैं ये जो तुमने बताया था वो उखाड़ रहा हूँ। मैंने क्या है, मैंने देखा तो भूमि आंवला। कह रहा हाँ ये भूमि आंवला। मैंने क्या हो गया, कि कोई बीमार है क्या घर में? कह रहे नहीं, पेशेंट है वहाँ हॉस्पिटल में, और उसको बोल दिया, वो आया था वहां पर, मेरे को मिल गया तो वो रो रहा था बहुत ज्यादा कि भाई अब तो मैं चंद दिन का मेहमान हूँ, डॉक्टर्स ने ऐसा बोल दिया है। तो मैंने, वो बता रहे थे ऐसा कि मैंने उन्हें ये 3-4 दिन से ले जाकर दे रहा हूं और वो बहुत खुश है, उन्हें लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर मैंने भी वो प्रोत्साहन दिया, मैंने कहा उन्हें देते रहो ये, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, निसंदेह ठीक हो जाएंगे। वो तो एक जड़ी बूटी थी खाली, भूमि आंवला। इसी तरह से एक और है, उसमें पुनर्नवा, और तीसरी है मकोय। मैं सर्वकल्पवात की बात कर रहा हूं, और तीनों की तीनों लिवर टॉनिक है। हमें इधर उधर की ये ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो, ढिकना ले लो, बहुत सारी दुनिया भर के टॉनिक लीवर के मिलेंगे, लेकिन सर्वकल्पवात से सब नीचे है। ठीक है, सीजन है तो भूमि आंवला हमें सभी पार्कों में लगभग मिल जाता है, हमारे आसपास जो घास खड़ी रहती है जहां पर। है कोई ऐसा जिसे भूमि आंवला के बारे में ना पता? पता है, मुझे पता है भूमि आंवला। ठीक है, समय समय पर उन्होंने कोई बता दिया करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा लीवर स्वस्थ रहेगा। अगर किसी को डाउट हो, भूमि आंवला को खाने की तरीका क्या है? जी हाँ, ऐसे बीच बीच में समय भी हो लिया, और आप अपने अपने सवाल पुटअप करते रहना, क्योंकि बाकी रेगुलर एक्सरसाइज है वो सब जानते ही हैं, कुछ नया हम कर रहे हैं। भूमि आंवला हम कई रूप में ले सकते हैं। जैसे पहले तो ये बता दूं मैं, उसका ना पंचांग लिया जाता है, लगभग इतना बड़ा झाड़ रहता है, तो, है ना, तो इसके जड़ से ही उखाड़ने की कोशिश की जाती है। सूखा होता है तो जड़ उखड़ती नहीं है, आधी टूट जाती है। खैर, बरसात के सीजन में वो पूरा उखड़ आता है, हमें नीचे से उखाड़ना चाहिए। उसको धो करके अच्छे से साफ कर करके, एक बात और बता दूं कि वो रखते ही के साथ ना थोड़ी देर में खराब हो जाते हैं, उसके पत्ते टूटने लगते हैं, तो साथ के साथ धो लें उखाड़ने के बाद में। सबसे पहले धो करके अच्छी तरह उसको पूरे के पूरे को काट करके, कैंची से काट सकते हैं, इतने बड़े बड़े टुकड़े करके, अदरक कूटते हैं ना जिसमें, उसमें अच्छे से कूट लें, अच्छे से कूट लें, चटनी सी बना ले तो और अच्छा है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, छोटे छोटे पीसों में काट के मिक्सी में उसे घुमा लें, थोड़ा पानी डाल करके, छान करके पी लें। जैसे एक झाड़ में ये लगा लो 40-50 ml तक पानी डल जाएगा। ठीक है, तभी मिक्सी में वो चल भी पाएगा। ऐसे मिक्सी में चला सकते हैं, या 20 ग्राम पानी डाला, या पहले अच्छी तरह से कूट लिया, खूब चटनी सी बना ली, तब पानी मिला लिया, उसे निचोड़ के उसे पी लिया। एक ये तरीका है। इतना बड़ा झाड़ है तो एक चलेगा, छोटे झाड़ है तो 2 झाड़ अपने ले लेवे एक बार में, एक ये तरीका। दूसरा तरीका है इसी को उबाल करके लेना काढ़े के रूप में। अब यहां पर हमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ता है कि भाई 2 तरीके हो गए, एक तो काढ़ा हो गया, एक हो गया जूस। तो स्वामी जी प्रेस्क्राइब करते हैं जूस को। वैसे जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है, या जो ठंड से प्रकोपित रहते हैं, ठंड से मतलब ठंडा लेने से उनके जोड़ों में दर्द बढ़ जाते हैं या स्वेलिंग बढ़ जाती है, तो इसे काढ़े के रूप में ले लें। जी, किडनी साफ के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किडनी के लिए जैसे मैंने अभी बताया, विरक्त दोष क्वाथ आता है पतंजलि का ही, उसको वो काढ़ा होता है, दरअसल क्वाथ मतलब काढ़ा ही होता है, तो उसे काढ़े की तरह ले सकते हैं। और काढ़े की तरह ना भी लेना चाहे
तो रात को भिगो के रखते हैं और सुबह को उसके पानी को निचोड़ करके पी लें। आप उसे 400 ग्राम पानी में जैसे भिगो देते हैं काढ़ा बनाने के लिए, उसे 1/4 तक उबालना पड़ता है तो वो काढ़ा बन जाता है। उसको भी ठंडा करके ले सकते हैं, या उसका पानी भी जैसे 400 ग्राम में भिगोया था तो उसको छान करके उस पानी को भी थोड़ा थोड़ा करके हम पी सकते हैं एक बार में, 30 ml, 40 ml, 50 ml तक। तो उसी पानी को दोबारा भी हम उसमें भर के रख दें, 2 दिन भी वो चला सकते हैं उसको। इस तरह से हम उसको ले सकते हैं किडनी के लिए। एक चीज और भी मैं बता दूं, सीजनेबल आइटम है। आपने ये वो आते हैं ना भुट्टे, भुट्टे के जो बाल होते हैं वो बहुत बड़ा किडनी क्लींजिंग एजेंट है, और वो मतलब इतना है कि किडनी में स्टोन होते हैं उनको भी गायब कर देता है, और किडनी क्लींजिंग थेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसको इस्तेमाल करने का तरीका है कि उसे ऐसे ही जैसे अभी मैंने बताया था उसी तरह से इसका पाथ बनाए। 50 ग्राम यदि बाल हो तो आधा लीटर करीब पानी में उसे उबालें, 400 या आधा लीटर में खूब उबाल लें। उबाल करके उसे छान लें, दोबारा फिर उबाल लें, मतलब जब तक वो सफेद ना पड़ जाए या उसमें से रंग निकलना बंद ना हो जाए तब तक उसे 2, 3, 4 बार तक उबाला जा सकता है। और उस पानी को पूरे दिन हम पिए, पूरे दिन, तो किडनी अच्छी क्लींज होती है। इसी तरह से किडनी क्लींजिंग के लिए तरबूजे के बीजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सेम प्रोसेस से जो भी मैंने बताया उबालने वाला। ये हमारे 2-3 तरीके हैं जिससे हम किडनी को बचा भी सकते हैं, किडनी स्टोन को भी बचा सकते हैं, और जिन लोगों की डैमेज नहीं हुई है किडनी उनको स्वस्थ रख सकते हैं। डैमेजिंग की अलग प्रक्रिया है, फिर उनमें ये चीजें डैमेजिंग में काम नहीं कराते, या फिर उनका अलग प्रोसीजर रहता है। डायलिसिस वगैरह आ जाए तो देखो, मैं एक बात और आपको बता दूं कि मैं एज ए योग थेरेपिस्ट होकर के मैं बीमारियों को ट्रीट करने का काम करता हूं, उसमें भी वो बीमारियां जो सब डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं। अभी मैं कैंसर पेशेंट भी देख रहा हूं, किडनी पेशेंट भी देख रहा हूं, वो जिनका क्रिएटिनिन 7.2 चला गया है, 7.6 चला गया है, कैंसर की 4थी स्टेज भी आ गई है, उनको भी मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूं। आप चौंकेगा नहीं ना, ये समझना कि भाई पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये सच है एकदम से। आप के पास कोई इस तरह का व्यक्ति है, इस तरह की कोई बातें हैं, कोई भी बीमारी है, चाहे एंक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस हो, घुटनों का दर्द हो, किसी को भी घुटना रिप्लेस कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। रेयर केसेस में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है बॉडी के किसी पार्ट में भी, तो वो रेयर केसेस हैं, ऐसी नौबत ना आए। अगर ऑपरेशन के लिए 1 महीने का 2 महीने बाद की डेट दे रखी है किसी की, तो उसका ऑपरेशन नहीं होगा, उसका ऑपरेशन बच सकता है, बशर्ते कि वो ट्रीटमेंट सही से ले ले और कुछ गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर ले, हमारी बात मान ले तो। ठीक है जी। काफी सारे लोगों के हमारे पास आते हैं तो उनको थायराइड की समस्या ज्यादा है। थायराइड के लिए योगा, थायराइड के लिए कुछ ऐसे कुछ बताए जो। जी बहुत अच्छा, जी बहुत अच्छा। थायराइड एक बहुत बड़ी समस्या है और नॉन क्यूरेबल डिजीज में कही जाती है। स्वामी जी कहते हैं, और हमने देखा भी, हमने कराया भी है कि थायराइड बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से ठीक हो जाता है पूरी तरह से। अभी लेटेस्ट मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ये लॉकडाउन में कोरोनिल जल्दी ही निकल आई थी, कुछ समय बाद ही स्वामी जी ने बताया कि कोरोनिल जिन लोगों ने ली थी उनके थायराइड भी ठीक हो गए हैं। खैर, मैं थायराइड ठीक करने के लिए कोरोनिल खाने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं एक बता रहा था कि भाई थायराइड ठीक हो जाता है। हमारी कुछ योगिक प्रक्रियाएं जो सभी जानते हैं, उज्जाई प्राणायाम और सिंहासन, ठीक है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा लें, मतलब 20-20, 25-25 बार कम से कम एक बार करें। और ऐसी आप जिनको थायराइड है 3 आवृत्तियां दिन में करें, यानी 25 बार एक बार करा तो 3 बार में 75 बार हो जाता है, दोनों करे तो 150 बार हो जाता है। ठीक है, पता है ना, किसी को संदेह तो नहीं है कि कैसे होता है सिंहासन? हाँ, सिंहासन मैंने बता रखा है सबको, पता है बता रखा है ना, सिंहासन भी बता रखा है, ऊंचाई भी बता रखा है ना। हाँ, सब कुछ हो रहा है, हाँ सबको पता है। उसके अलावा एक चीज और मैं बता देता हूँ, पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम है, पतंजलि की एडवांस लेवल की दवाई आ गई है
थायराइड वालों के लिए उसका इस्तेमाल। सर और एक क्वेश्चन आया है, घुटन हाँ के जी। नीचे पिंडियों में दर्द और सूजन के लिए क्या करना चाहिए? राइट, जैसे मैंने बताया, ये अगर लीवर और किडनी को साफ कर लेते हैं इन तरीकों से, तो ये समस्या चली जाएगी। ज्यादातर केसेस में किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है, यूरिया बढ़ जाता है, या कोई हमारा सोडियम इत्यादि, पोटेशियम इत्यादि का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम और ये इस तरह की स्वेलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ये अगर हम ये करते हैं, किडनी पर ध्यान दे लेते हैं, लीवर पर ध्यान दे लेते हैं, ये समस्या हमेशा के लिए छुटकारा इनसे मिल जाता है। ठीक है, तो एक तो इनको कर लें, किडनी स्वस्थ रहेगी और लीवर स्वस्थ रहेगा तो ये समस्या चली जाएगी। दूसरा, हम लोग जो एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं उसमें ये जो हलासन है, अर्ध हलासन, पैर ऊपर करते हैं ना आधे, अर्ध हलासन, याद आ रहा है? हाँ, करते हैं। हाँ जी, अर्ध हलासन अच्छा लाभ करेगा। और सोने के लिए जब हम सोते हैं तो थोड़ा देर जब तक जगे रहें तब तक थोड़ा सा पैरों को ऊपर उठाने के लिए व्यवस्था कर लें, पैरों की तरफ तकिया लगा लें और जिससे कि थोड़े पैर उठे रहें। और जो कैपेबल है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, तो द्विचक्री का आसन, पैरों को इधर उधर करना, मरकट अभ्यास, ये इत्यादि भी करें, पैरों की तमाम एक्सरसाइज करें तो उससे लाभ मिलेगा, निसंदेह लाभ मिलेगा। और भी मैं बता देता हूँ, गुनगुना पानी करके उनमें सैदा नमक डाल करके और उसमें पिंडलियों तक, पॉसिबल हो सके तो पिंडलियां, आधी पिंडलियां तक 5 मिनट 10 मिनट तक उनको भिगो कर रखें, सैदा नमक डालकर गुनगुने पानी में, निसंदेह लाभ मिलेगा। फिटिकरी भी डाल सकते हैं। कुछ लोगों का विटामिन सी और कैल्शियम और विटामिन डी की शॉर्टेज है, तो राइट, उनके लिए क्या सजेशन है? राइट, बहुत अच्छी बात है। देखो, एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि विटामिन डी और कैल्शियम जो हम गोलियों के रूप में बाजार से लेते हैं वो हमारी किडनी को डैमेज कर देता है, उन्हें कभी ना लें। बिल्कुल कि भाई डॉक्टर ने लिख दिया ये तो लेनी पड़ेंगी। देखिए, मैं प्रोसीजर थोड़ा सा बता देता हूं। जब तक हमें हमारे शरीर में धूप हमें नहीं लगती है तो आप कोई भी विटामिन डी की कुछ भी चीज ले लीजिए, वो शरीर को एब्जॉर्ब ही नहीं होती है। अप्राकृतिक ज्यादातर एक्सेप्ट नहीं करता। वो एक प्रोसीजर है, जब धूप हम लेते हैं तो एक प्रोसीजर के द्वारा वो शरीर को एब्जॉर्ब कराता है, तो वो प्रोसीजर होगा नहीं तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है। अप्राकृतिक तो बिल्कुल नहीं होता है। उसके अलावा उल्टा कई बार देखा गया है कि वो हमारे जॉइंट में फंसने लगता है। कैल्शियम तो हमने ले लिया और डाइजेस्ट हुआ नहीं, तो वो क्या करेगा, हमारे जॉइंट में फिक्स होने लगेगा। किसी के गर्दन में होने लगता है फिक्स, तो एंक्लोसिस हो जाता है उन्हें। कई लोग देखे होंगे ऐसे ऐसे रहते हैं, बड़ी मुश्किल से गर्दन घूमती है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है उन्हें। जोड़ों में फंस जाता है, पैर के घुटने की हड्डी बढ़ जाती है, घुटने की हड्डी बढ़ जाती है, पैर के अंगूठे की हड्डी बढ़ जाती है कई बार। तो ये चीज देखा गया है। तो उसमें करना क्या चाहिए, ये जो स्वीटनिंग होता है ना, स्वीटनिंग समझ रहे हैं, क्या नाम है इसका, कड़ी पत्ता। अपनी सब्जियों में कड़ी पत्ते का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ा दें जिनको ये डेफिशिएंसी है। और जिन्हें डेफिशिएंसी है वो तो रोजाना 4-5 पत्ते कड़ी पत्ते के खाएं, घर में लगा ले, पौधा आसानी से मिल जाता है बाजार में। 2-3 पौधे लगा ले, 4-5 पत्ते रोज खाएं कड़ी पत्ते के, उन्हें बहुत सारे और बेनिफिट मिलेंगे और कैल्शियम की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। विटामिन डी का तो सूर्य स्रोत है, सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में बैठे, उससे कैल्शियम भी मिलेगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब भी होगा और विटामिन डी भी भरपूर प्राप्त होगी। हमारे काफी सारे लोग हैं, उनकी कंप्लेन ये है कि रात को नींद की समस्या होती है। 12 बजे के बाद उनको नींद आता है, फिर 4 घंटे बाद फिर सुबह सुबह नींद टूट जाता है। देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये समझते हैं केवल तनाव ही इसका कारण है या केवल मस्तिष्क की परेशानी ही इसका कारण है, या फिर उम्र भाई ऐसी हो चुकी है उसके कारण नींद नहीं आ रही है। ये समस्या हमें देखी गई है, लेकिन उसके बेस कारण पर ज्यादातर लोग नहीं जाते हैं। नींद ना आने का कारण एक किडनी का खराब होना भी होता है, जो कि हमें पता नहीं चलता है। जब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा, जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं
तो KFT कराते हैं। जब KFT कराते हैं तो पता चलता है भाई किडनी आपकी 30% डैमेज हो गई है, 20% डैमेज हो गया, 50% डैमेज हो गया। 50% तक पता ही नहीं थी हमें। बहुत सारी इलाज करा रहे थे, डॉक्टरी इलाज चल रहे थे, ये चल रहा था, वो चल रहा था, और टेस्ट चल रहे थे, लेकिन 50% डैमेज होगी किडनी, किसी को नहीं पता चला। मोर देन 50 जाती है तब जाके पता चलता है अरे ये तो ये परेशानी है। मेरा एक पेशेंट था, अभी मैं जो बता रहा हूं उन्हें, उनकी 5 साल पहले किडनी 60% खराब हो गई थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था, ना मुझे पता था ना उन्होंने बताया। मैं उन्हें थेरेपी दे रहा था लेकिन उनको नींद नहीं आती थी। अब मैं तो अपना योग करा रहा हूं और थेरेपी दे रहा हूं, बिल्कुल अगर नॉर्मल रहता तो टेंशन भी रहता, अभी मैं इस तरह से उन्हें साइकोलॉजी तौर से भी तैयार कर देता, उन्हें नींद आ जाती, लेकिन मैंने देखा उन्हें नींद नहीं आ रही। वो मेरे को कंप्लेंट कर रहे थे, 3 हफ्ते कंप्लेंट की उन्होंने मेरे साथ, तो नहीं पता चला। चौथे हफ्ते वो कहने लगे जो भी मैं कर रहा था वही थोड़ा फायदा मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं हैरान था कि 3 हफ्ते हो गए तो उन्हें आराम क्यों नहीं मिला। अभी लेटेस्ट ही अभी पता चला कि उनकी डायलिसिस चालू है। उन्होंने 1 महीना थेरेपी ली थी मेरे से, बीच में 6 महीने छोड़ चुके थे। अभी मैं 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ और 6 महीने बाद की बात बता रहा हूँ कि वो डायलिसिस पर है इस समय। खैर, आज मुझे पता चला कि भाई वो उनको नींद क्यों नहीं आ रही थी, उसकी वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि उनकी 5 साल पहले 60% किडनी डैमेज थी, आज उनकी 95 से 98% किडनी डैमेज है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि किडनी डैमेजिंग की वजह से भी ये नींद नहीं आती है। खाली यही कारण नहीं है कि भाई ये घबराना नहीं है कि भाई खाली इस वजह से ऐसा है, एक ये भी वजह होती है। खैर, उन्हें भस्त्रिका इन प्राणायाम के साथ साथ में भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम की संख्या बढ़ानी चाहिए, और शाम को सोते समय कोई जो भी वो म्यूजिक जिस तरह से सुन सकते हैं उस तरह से डिवाइन साउंड, ओम का उच्चारण या कोई भी एक वैदिक मंत्र लगा करके उसको श्रवण करते रहे। उन्हें कब नींद आ जाएगी पता नहीं चलेगा। किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन, किसी को कोई भी समस्या है पूछ सकते हैं, बाकी लोग। साईराम सर। ओम। हाँ, यूरिक एसिड जिनका ज्यादा बढ़ा हुआ होता है जी, उसके लिए थोड़ा बताइए। जी जी, जैसे मैंने अभी बताया, जब वो किडनी क्लींजिंग की बात करते हैं यूरिक एसिड अपने आप सामान्य हो जाता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ये पीपल की छाल और नीम की छाल, 5 ग्राम पीपल की छाल, 5 ग्राम नीम की छाल लेकर के वो आसानी से हमारे आसपास मिल जाती है, हमें बहुत घबराने की जरूरत है नहीं है। जिन खोजा तिन पाइया, अगर आप सर्च मारेंगे तो आपके आसपास ये सारी चीज मिल जाएगी। 5-5 ग्राम लेकर के ये इन्हें उबाल लेना है, थोड़ा सा कूट करके, और फिर इन्हें उबाल लेना है, काढ़ा बनाना है। इनका काढ़ा बनाने का वही तरीका है कि हम इसे 400 ग्राम पानी उबाले, कप भर रह जाए, 1/4 रह जाए तो उसे उतार लें। तो 2-2 चम्मच हम 3-4 बार दिन में दे सकते हैं खाली पेट। तो इससे देखेंगे कि यूरिया का स्तर, साथ में क्रिएटिनिन का भी लेवल डाउन आ जाता है। थैंक यू सर। जी, एनीबॉडी एल्स? सर बाल झड़ते हैं ज्यादा अगर तो? ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा है, इसमें हम करते नहीं है, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। 1 हफ्ते में बाल झड़ने बंद हो जाते हैं इससे, लेकिन ये है कि जब ध्यान आ जाए तब करने बैठ जाओ। 1 हफ्ते का मेरा तात्पर्य ये है कि दिन में कम से कम 2 घंटे ये रगड़ने चाहिए, ये तो 1 हफ्ते में बंद हो जाते हैं। अगर 2 घंटे नहीं रगड़ते हैं, आधा घंटा भी रगड़ते हैं तो भी थोड़ा और समय लगेगा, बंद हो जाएंगे झड़ने। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। और कोई? देखिए, ये तो गुरुजी का एक YouTube चैनल है, उनका काफी सारे फॉलोअर है, और हम ये समय हमें नहीं मिलेगा। और इनकी तो आपने अंदरूनी ताकत, इनकी जो हमने देखा है, इनकी योगा की करने का वो है, उनकी ज्ञान, अपार ज्ञान है उनके पास। तो मैंने देखा है खुद इनकी जो योगा करने की जो है। तो आपको आज बहुत बड़ा चांस मिला है। आप कोई भी, अगर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो।
तो हाँ इनसे अभी समय है मेरे पास, आप पूछ सकते हैं। सर ज्यादातर एज बढ़ने के साथ डाइजेशन वीक हो जाता है। हम्म। एज बढ़ने के साथ डाइजेशन वीक होता जाता है, राइट। भूख भूख कम लगना या पचना कम हो जाता है, उसके लिए क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होगा? देखिए हम जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट को सेकेंडरी पर रखें। मेरा ट्रीटमेंट से मतलब है किसी भी औषधीय ट्रीटमेंट को सेकेंडरी रखें। प्राइमरी हमें योग पर जाना चाहिए, यौगिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, योग थेरेपी लेनी चाहिए। कपालभाति से अच्छा कुछ भी नहीं है डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। ना केवल डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अलावा भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन तीनों सिस्टम को बहुत अच्छा कर देता है कपालभाति। क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ये मिलकर के काम करते हैं, ना तो कब्ज होगी और ना इंडाइजेशन होगा। खैर उम्र बढ़ने के साथ साथ ये थोड़ा थोड़ा वीक होने लगते हैं। तो इसी चीज को आज स्वामी जी बता रहे थे। स्वामी जी, अभी मैं आपके ज्वाइन करने से पहले स्वामी जी को देख रहा था, तो उन्होंने एक वाक्य बोला कि भाई आज मैं 27 साल का हो गया। अब इससे सारे हंस पड़े। आपको भी हंसी आएगी, आपको भी सुन के अजीब सा लग रहा होगा कि स्वामी जी कह रहे हैं मैं 27 साल का हो गया। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि वो आज भी 27 साल जैसे ही हैं। खैर उन्होंने उस संदर्भ में कहा था कि उन्हें 27 साल संन्यास ग्रहण किए हुए हो गए हैं। उन्होंने तो इस बात पे बोला था, लेकिन बाद में उन्होंने ऐड किया कि मैं आज भी 27 साल का ही हूं, बायोलॉजिकल उम्र मेरी 27 साल है। ये बड़ी बात है। वो ऐसा क्यों बोले? क्योंकि वो योग निरंतर करते हैं बिना छोड़े हुए। तो हम लोग भी यदि ऐसा करेंगे तो हमारा कोई भी ऑर्गन, स्वामी जी कहते हैं कि 100 साल तक वीक नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कम पड़ेगा फिर? थोड़ी आदतों को सुधार लें और चाय का सेवन ज्यादा लेते हैं तो कम कर दें, एसिडिक चीजें कम लें और एल्कलाइन अपने आप को करें। आजकल तो एल्कलाइन वाली कुछ वाटर फिल्टर भी आ गए हैं जो एल्कलाइन पानी देते हैं। हालांकि वो मशीनें महंगी हैं, फिर भी एल्कलाइन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पानी को भी एल्कलाइन किया जा सकता है, जैसे खीरा और नींबू को कुछ समय उसमें जो पानी पीते हैं रखा रहने देते हैं तो वो भी एल्कलाइन हो जाता है। बीच बीच में हम हरी सब्जियों का जो है जूस पिया करें तो वो एल्कलाइनिक होती हैं। जिन्हें एसिड की ज्यादा समस्या है और एसिड की वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं तो वो लोग जो है यौगिक क्रियाओं के साथ साथ लौकी के जूस का इस्तेमाल करें। कुछ सावधानियों के साथ में, जिन्हें घुटनों में दर्द है, लौकी के जूस से उनके घुटने के दर्द बढ़ जाते हैं, जॉइंट पेन बढ़ जाते हैं, तो उनमें सावधानियां जरूरी होती हैं। तो उनमें किसी हमारे जैसे किसी भाई से बात करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉडी को अल्कलाइन बनाए, मेन तो ये है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा और जो है बाकी शरीर का सिस्टम भी ठीक रहेगा। आंवला, एलोवेरा, इनका इस्तेमाल करें। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत रहता है, सुबह सुबह उनको बाथरूम बड़ा दिक्कत होती है, तो आज के डेट में बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या ये है, तो इसके लिए जरा बताएं कि सभी लोगों को फायदा मिलेगी। जी जी, देखिए उन्हें एक तो ये एक्यूप्रेशर हमें करना चाहिए। ये पूरे हाथ का बीच का हिस्सा है। जब शौचालय में बैठते हैं जो लोग, उनके लिए विशेष विधि मैं बता रहा हूं। जब शौचालय में बैठते हैं और मल मुश्किल से त्याग होता है तो एक तो अश्वनी मुद्रा का इस्तेमाल करें बैठ करके, बार बार गुदा को खोलना और बंद करना। दूसरा, ये बीच के हिस्से को ना एक्यूप्रेशर करते रहे ऐसे, ये चारों तरफ को, जहां पर भी वो रैंडमली कर रहे तो इसमें विशेष नहीं मैं कह रहा हूं, क्योंकि बीच का हिस्सा ना बड़ी आंत का होता है। ठीक है ना, ये ऐसे बड़ी आंत होती है ना हमारे पेट में ऐसे, तो ये हमारे हथेली में इस तरह से होता है। ठीक है, इसको एक्यूप्रेशर देते रहे। बीच में बैठे हुए भी घर पे भी ये कर सकते हैं, इसको करते रहे इस तरह। भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिए, ये हाथ थक जाता है तो दूसरे हाथ से कर लेते हैं, है ना। तो ये तो हम बैठे बैठे शौचालय में कर सकते हैं।
साथ साथ जो है गुदा एक्सरसाइज यानी कि अश्वनी मुद्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपालभाति इसमें बहुत फायदा करता है और वो कुछ समय तक आंवला एलोवेरा जूस का सेवन करें तो निसंदेह कॉन्स्टिपेशन में फायदा मिलता है। रात को सोते हुए भारी भोजन ना लें, खास करके पराठे इत्यादि ले लेते हैं वो बिल्कुल भी ना ले रात को, सुबह बेशक से ले लें, लेकिन जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है वो सुबह भी कुछ दिन त्याग करें। और एक बात और बताना चाहूंगा कि जो मुख्य वजह है इसकी, हमारे घरों में सही अनाज का ना होना है। उस मुख्य वजह को खत्म करें पहले। सही अनाज से मेरा मतलब वोलसम व्हीट जो आटा होता है वो हमें लेना चाहिए। ये पैक्ड आटा ना ले। मैं तो कहूंगा बेशक पतंजलि का भी ना ले। पतंजलि का जो वो मल्टीग्रेन आटा आता है अपने उस आटे में, लेकिन चक्की से ले आटा, चक्की से पिसवाए आटा, चाहे वहीं से गेहूं ले वहीं पिसवाए, है ना। ये पैक वाला आटा, अच्छा मुझे बताओ कितने लोग हैं जो पैक्ड आटा लेकर आते हैं? पैक्ड आटा तो लेते हैं सारे लगभग अक्सर लेते ही है मुझे लगता है ना। हाँ जी सारे लोग लेते हैं। अच्छा, सारे लोग लेते हैं, ये बड़ी गंभीर समस्या है। देखिए आप चक्की सर्च करें आप अपने एरिया में और चक्की से आटा लें, चाहे पिसाए ले लें उनसे, चाहे उनसे गेहूं लेके पिसवा लें, या जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं, खैर उस इलाके में शायद ना बने हो किसी के, अपने आटा, मेरा मतलब है कि होलसम आटा लें। खैर अगर ये आटा भी आप ले रहे हैं, क्योंकि एक जना या दो जने घर के तो मुख्य जो बड़े आदमी हैं वो तो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, चलो ये वाला आटा लेकर आते हैं, लेकिन बच्चे वो रोटियों को नहीं खाते, फिर कहते हैं तो खाली रोटी है, उनकी सफेद की आदत पड़ी हुई है, लेकिन उनसे हम बीमार हो रहे हैं। तो उसमें क्या करें, मल्टीग्रेन जो आटा आता है, पतंजलि का भी आता है और कंपनीज का भी आता है, और कंपनीज का ना लें क्योंकि हम स्वदेशी के पोषक हैं, तो इसलिए हम स्वदेशी की बात करते हैं, तो पतंजलि का ले लें। तो उस 10 किलो आटे में 1 किलो ये मल्टीग्रेन आटा मिला लें, ठीक है जी। तो आप देखेंगे धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन की समस्या समूल नष्ट हो जाएगी। फाइबर का खत्म होना हमारे भोजन में से ये एक मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन का। फाइबर को बढ़ा लें, सलाद को बढ़ा लें, थोड़ा फाइबर युक्त चीजें लें, बाजार की चीजें कम खाएं या ना खाएं तो और अच्छा है। तो सर जो हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उनके लिए क्या कैसे कुछ प्राणायाम या योगा कौन सा वाला सही रहेगा? बीपी के लिए देखिए चंद्रवेदी प्राणायाम सबसे अच्छा माना जाता है। सॉरी, मैं दोनों तरह से बता देता हूँ। चलो, हाई बीपी है, लो बीपी है, उसके अनुसार चंद्रवेदी या सूर्यवेदी प्राणायाम करते हैं, आप लोग जानते होंगे। हाई बीपी है तो चंद्रवेदी प्राणायाम यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना और राइट से छोड़ना। लेफ्ट से ही लेना है, राइट को छोड़ना है, लेफ्ट से ही लेना है, राइट को छोड़ना है। यह है चंद्रवेदी प्राणायाम। तो चंद्रवेदी प्राणायाम जिनका बीपी हाई रहता है, जिनका लो रहता है, उन्हें सूर्यवेदी प्राणायाम करना चाहिए, यानी कि राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेना, लेफ्ट से छोड़ना। और जिन्हें रैंडम रहता है वो अनुलोम विलोम। हालांकि हाई बीपी हो चाहे लो बीपी हो, दोनों ही में अनुलोम विलोम बराबर काम करता है। लेकिन ये देखा गया है कि जैसे नौबत ये आ जाती है, भाई दवाई लेनी है या हॉस्पिटल भागना पड़ रहा है बीपी की वजह से, एकदम सूटअप हो गया, तब क्या करें? तो देखिए बीपी, मैं एक चीज और बता देता हूँ, उसको तुरंत तो ये प्राणायाम बताना चाहिए चंद्रवेदी। बीपी सूटअप हो जाता है जिनको अचानक, और हाथ पैर की मसाज देनी चाहिए बहुत अच्छे से, और उसी समय उसको बोलना चाहिए पेशेंट को, श्वास लेकर के, नाक से श्वास लेनी है, मुंह से, इस तरह से प्रैक्टिस करानी चाहिए। नाक से श्वास लेकर के हा की आवाज के साथ में श्वासों को बाहर छुड़वाना चाहिए। तो साथ के साथ
बीपी डाउन आता है। चलिए समय भी हो चुका है। गुरुजी एक सवाल और है जी। एक आंखों के लिए, आंखों के नीचे काले निशान, सूजन और वैसे आंखों के लिए कुछ है? राइट, जैसे मैंने बताया, जब आप किडनी अगर किसी की सफा करा देते हैं, किडनी के लिए आप काम कर लेते हैं, तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। लगाने के लिए एलोवेरा से अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, किडनी ठीक होगी ना, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये मेन प्रॉब्लम किडनी से आती है। धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी, चलिए तो विराम देते हैं, या कुछ और क्वेरी है तो बताइए। अभी समय हो चुका है, हमारा टाइम हो चुका है, तो विराम देंगे। जी फिर चलिए। अगली बार जब आएंगे तो थोड़ा सा एक्सरसाइज और इसके बारे में चलेंगे। जी जी तो आज की टॉपिक ऐसा था। फिर ठीक है जी, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपने मुझे सुना और बातों को ग्रहण किया और अपनी क्वारीज भी सॉल्व की। मैं आशा करता हूं कि आपने यथेष्ट लाभ प्राप्त किया होगा और कुछ लगा हो ऐसा कि भाई आपको ग्रहण करना चाहिए, तो अवश्य ग्रहण करना। और औषधि से पहले योग को प्राथमिकता दे, उसके बाद कोई होम रेमेडी को प्राथमिकता दे, उसके बाद में किसी बाहरी दवाई के ऊपर जाए, मेरा ये कहना था। चलिए आज की कक्षा को हम विराम देते हैं। बहुत कृपा रही हमारे ऊपर प्रभु की, साथ साथ गुरुदेव की। उनको ध्यान करते हुए आज की कक्षा को विराम देंगे। आराम से बैठ जाएं, लंबे गहरे श्वास के साथ में दिव्य ध्वनि ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद वैदिक मंत्र और समापन करेंगे। लंबा गहरा श्वास। विश्व मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रभु सभी को आरोग्य प्रदान करे, सबको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। ऐसे भाव विचारों के साथ में आज की कक्षा को विराम देते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। साईं राम। आभार गुरुजी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी आप मच। सभी को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो।